नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं, विरासत प्रबंधन, यानी जिसे हम हेरिटेज मैनेजमेंट कहते हैं। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 को। कोशिश रहेगी कि इसे विस्तार से समझें। हाँ, और खास तौर पर वो बातें जो महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से भी अहम हो सकती हैं, उन पर भी ध्यान देंगे। बिल्कुल। देखिए, विरासत सिर्फ पुरानी इमारतें या म्यूजियम की चीजें ही नहीं है ना? इसमें हमारा ज्ञान, हमारी परंपराएं, वो सब कुछ है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। और इनको सहेजना कैसे है, इनका प्रबंधन कैसे करना है, यही आज हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले बात आती है इतिहास के स्रोतों की। यही तो बुनियाद है। ये जुबानी भी हो सकते हैं, जैसे लोक कथाएं, गीत वगैरह, और लिखित भी, जैसे कोई शिलालेख, कोई पुराना दस्तावेज। और क्या जरूरी है? जरूरी ये भी है कि हम समझें कि किसी चीज या दस्तावेज का ऐतिहासिक महत्व कितना है, फिर उसे रिसर्च करने वालों तक कैसे पहुंचाएं। हाँ, ये तो है। कई बार चीजें डिस्प्ले में नहीं होती, पर आर्काइव्स या म्यूजियम के स्टोर्स में उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। और ये काम मतलब काफी मुश्किल होगा, इसके लिए तो खास जानकारी चाहिए होगी, है ना? बिल्कुल, जैसे स्रोत में भी लिखा है, इसके लिए प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड लोग चाहिए। हाँ। उन्हें पुरानी लिपियां पढ़नी आनी चाहिए, ब्राह्मी, मोड़ी, फारसी। बाप रे। हाँ, फिर उस समय का समाज कैसा था, परंपराएं क्या थीं, कला कैसी थी, यहाँ तक कि कागज कौन सा है, स्याही कैसी है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें भी। मनोविज्ञान जैसे विषयों की समझ काम आती है। फिर ये तय करना कि कौन सा स्रोत कितना भरोसेमंद है, ये सब जरूरी स्किल्स हैं। तो परीक्षा के नजरिए से देखें तो स्रोतों के प्रकार, मौखिक, लिखित और उन्हें बचाने की जरूरत, ये समझना अहम है। हाँ, ये बुनियादी बात है। ठीक है। अब ये स्रोत, खासकर जो चीजें हैं, कलाकृतियां हैं, उन्हें आम लोग कहाँ देखते हैं? जाहिर है संग्रहालयों में, मतलब म्यूजियम्स में। स्रोत में कुछ मशहूर भारतीय संग्रहालयों का जिक्र है। जी हाँ, जैसे कोलकाता का इंडियन म्यूजियम, ये भारत का पहला म्यूजियम है, पता है? 1814 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बनाया था। अच्छा, 1814 में? काफी पुराना है। हाँ, फिर चेन्नई का गवर्नमेंट म्यूजियम है 1851 का, दिल्ली का नेशनल म्यूजियम 1949 में बना। और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, इसका नाम तो बदला गया था ना? जी हाँ, बिल्कुल। और हैदराबाद का सालारजंग म्यूजियम और अहमदाबाद का टेक्सटाइल्स वाला कैलिको म्यूजियम भी बहुत जाने माने हैं। दुनिया में भी तो बड़े बड़े म्यूजियम हैं। बिल्कुल। लंदन का ब्रिटिश म्यूजियम, अमेरिका का नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये जो अमेरिका वाला है स्मिथसोनियन का, उसमें तो कहते हैं 12 करोड़ से भी ज्यादा चीजें हैं। 12 करोड़? सोचकर ही हैरानी होती है। हाँ, जीवाश्म, पौधे, कलाकृतियां, क्या नहीं है। वापस मुंबई वाले म्यूजियम पर आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। इसके बारे में स्रोत में एक दिलचस्प बात है कि 1904 में कुछ लोगों ने तय किया कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आएंगे तो उनकी याद में एक म्यूजियम बनाएंगे। हाँ, ये बात है। नींव 1905 में रखी गई। पहले नाम भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया था। और फिर 1998 में नाम बदला गया। ये भी एक तरह से इतिहास का बदलना दिखाता है। सही कहा। और इमारत भी बहुत खूबसूरत है, इंडो गॉथिक स्टाइल में, और इसे ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा भी मिला है। वाह, इसमें चीजें कितनी होंगी अंदाजन? करीब 50,000 चीजें हैं, कला, पुरातत्व, प्राकृतिक इतिहास, सब कुछ। और ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है ना? स्रोत कहता है कि ये सीखने के भी केंद्र हैं। बिल्कुल। कई म्यूजियम या उनसे जुड़े संस्थान म्यूजियोलॉजी यानी संग्रहालय विज्ञान में डिग्री और डिप्लोमा भी देते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ ऐसे संस्थान? स्रोत में दिल्ली, वडोदरा, कोलकाता, वाराणसी, अलीगढ़, ग्वालियर, इन शहरों के नाम है। तो मतलब संग्रहालय सिर्फ पुरानी चीजों का घर नहीं, बल्कि ज्ञान और हुनर बनाने की जगह भी है। जी, तो एसएससी के विद्यार्थियों के लिए मुख्य संग्रहालयों के नाम, शहर और खासकर इंडियन म्यूजियम और छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय की स्थापना और नाम बदलने वाली बात, ये याद रखना अच्छा रहेगा। ठीक है। संग्रहालयों के बाद आते हैं पुस्तकालय और अभिलेखागार, लाइब्रेरीज और आर्काइव्स। इनमें क्या फर्क है? पहले लाइब्रेरी की बात करते हैं। देखिए, लाइब्रेरी का मुख्य काम है किताबों और दूसरी जानकारी वाली चीजों को जमा करना, उन्हें ठीक से लगाना, संभालना और सबसे जरूरी पढ़ने वालों तक पहुंचाना। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना आया। हाँ,
तो अब लाइब्रेरी साइंस में मैनेजमेंट और आईटी का रोल बहुत बढ़ गया है, पर मूल मकसद वही है, ज्ञान को फैलाना। और लाइब्रेरीज तो बहुत पुरानी होती आई हैं। स्रोत में मेसोपोटामिया, पक्षिला, अलेक्जेंड्रिया के प्राचीन पुस्तकालयों का जिक्र है। जी हाँ, सोचिए हजारों साल पहले भी ज्ञान को जमा करने का कितना महत्व था। भारत में भी तो होंगी पुरानी लाइब्रेरियां। बिल्कुल, तंजावुर का सरस्वती महल ग्रंथालय बहुत मशहूर है। 16वीं-17वीं सदी में नायक राजाओं ने शुरू किया था। फिर 1675 में व्यंकोजी राजे भोसले ने तंजावुर जीता, तो उन्होंने और उनके बाद सरफोजी राजे भोसले ने इसे बहुत बढ़ाया। अच्छा, उन्हीं के नाम पर है ये? हाँ, 1918 में उन्हीं के सम्मान में नाम रखा गया, द तंजावर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी। और भी कई बड़ी लाइब्रेरियां हैं भारत में। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली की नेहरू मेमोरियल। जी, हैदराबाद की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कई हैं। ठीक है, तो फिर अभिलेखागार यानी आर्काइव्स कैसे अलग है लाइब्रेरी से? अभिलेखागार का काम थोड़ा अलग है। वहां जोर इस बात पर होता है कि जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उन्हें उनके असली रूप में सहेज कर रखा जाए। असली रूप में मतलब बिना किसी बदलाव के, जैसे सरकारी रिकॉर्ड, पुराने नक्शे, किसी की निजी चिट्ठियां, डायरी, और सबसे जरूरी है कि उन्हें समय के क्रम में, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाए और उनकी लिस्टिंग ठीक से की जाए, ताकि रिसर्च करने वालों को आसानी हो। हाँ बिल्कुल, आर्काइव्स एक तरह से इतिहास का कच्चा माल संभालते हैं। और आजकल तो सब डिजिटल हो रहा है, तो इनका मैनेजमेंट भी आईटी से जुड़ गया होगा। जाहिर है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार मतलब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दिल्ली में है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? दिलचस्प बात है कि ये 1891 में कोलकाता में शुरू हुआ था, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से। फिर 1911 में दिल्ली आ गया। अच्छा, और यहाँ कब से रिकॉर्ड है? यहाँ 1748 से दस्तावेज क्रम से रखे हैं। अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, यहाँ तक कि मोड़ी लिपि के रिकॉर्ड भी हैं। मोड़ी लिपि? महाराष्ट्र के भी अपने आर्काइव्स हैं? जी हाँ, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर में शाखाएं हैं। और पुणे वाला आर्काइव बहुत खास है। क्यों? क्योंकि वहां मराठा इतिहास से जुड़े करीब 5 करोड़ दस्तावेज हैं जो मोड़ी लिपि में है। इन्हें पेशवा दफ्तर कहते हैं। 5 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मराठा इतिहास के लिए तो ये खजाना होगा। निश्चित रूप से। तो संक्षेप में कहें, लाइब्रेरी ज्ञान फैलाने पर जोर देती है, आर्काइव मूल दस्तावेज बचाने पर। तो परीक्षा के लिए ये फर्क समझना जरूरी है। और कुछ मुख्य लाइब्रेरियों और आर्काइव्स के नाम, जैसे सरस्वती महल ग्रंथालय, नेशनल आर्काइव्स, पेशवा दफ्तर, ये याद रखने चाहिए। जी, और नेशनल आर्काइव्स की स्थापना, पुराना नाम, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने स्रोत, म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्काइव देख लिए। अब एक और जरिया है ज्ञान को व्यवस्थित करने का, विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडियाज। हाँ, विश्वकोश। इनका मूल उद्देश्य है कि इंसान के पास जो भी ज्ञान है उसे एक सिस्टम से पेश किया जाए, ताकि वो आसानी से समझ आए, इस्तेमाल हो सके। हमारी जिज्ञासा शांत होती है, किसी विषय की बेसिक जानकारी मिलती है। और रिसर्च करने वालों के लिए भी ये मददगार होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से शुरुआती बिंदु होते हैं और कई बार उन विषयों पर भी ध्यान खींचते हैं जिन पर कम बात हुई हो। इन्हें बनाने के कुछ नियम होते होंगे, जैसे जानकारी सही हो, बिना किसी तरफदारी के हो। बिल्कुल, सटीकता मतलब एक्यूरेसी, पूरी पड़ताल, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, और जानकारी को एक स्टैंडर्ड तरीके से पेश करना, ये बहुत जरूरी है। लेख विशेषज्ञों से लिखवाए जाते हैं और इन्हें आम तौर पर या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाता है या फिर किसी विषय के हिसाब से थीमेटिक ऑर्डर में। और एक अच्छा इंडेक्स मतलब सूचकांक भी जरूरी है। स्रोत में इनके कुछ प्रकार भी बताएं। हाँ, मोटे तौर पर 4 तरह के बताए हैं। एक तो शब्दकोश यानी डिक्शनरीज, जो हम सब यूज करते हैं। हाँ, शब्दों के अर्थ के लिए। दूसरा व्यापक विश्वकोश मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया। ये या तो दुनिया भर के विषयों पर होते हैं, जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका या मराठी विश्वकोश, या फिर किसी एक विषय पर ही बहुत गहराई से होते हैं। अच्छा, और तीसरा है कोश दृश्य साहित्य यानी एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर। ये विश्वकोश जैसा ही है, पर किसी एक खास विषय या क्षेत्र पर फोकस करता है, जैसे कोई ईयर बुक या किसी खास विषय पर ग्रंथ। और चौथा है सूचकांक यानी
इंडेक्सेस। ये खुद जानकारी नहीं देते, पर किताबों में जानकारी ढूंढने में मदद करते हैं। कौन सा व्यक्ति, कौन सी जगह, कौन सा विषय, किस पेज पर है। ठीक है, विश्वकोश और इतिहास का भी नाता है, पर स्रोत ये भी कहता है कि कभी-कभी ये राष्ट्रीय नीतियों या विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, ये एक चुनौती है। पूरी तरह निष्पक्ष रहना, मतलब अनबायस्ड रहना, मुश्किल हो सकता है, पर फिर भी विश्वकोश किसी समाज की सोच और ज्ञान का आईना तो होते ही हैं। भारत में भी विश्वकोश बनाने की परंपरा रही है। बहुत पुरानी और समृद्ध, जैसे रघुनाथ भास्कर गोडबोले का भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश 1876 का है। महादेव शास्त्री जोशी का भारतीय संस्कृति कोश तो कमाल का है, 10 खंडों में। इसमें क्या क्या है? इसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, परंपराएं, भाषाएं, त्योहार, मतलब संस्कृति का लगभग हर पहलू। वाह, और चरित्र कोश का भी जिक्र है। हाँ, मतलब बायोग्राफीज का कलेक्शन, संगीतकारों पर, क्रांतिकारियों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर। ये हमें इतिहास के लोगों को करीब से जानने में मदद करते हैं। एक स्थान पोथी का जिक्र भी है, 14वीं सदी का। ये क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। ये महानुभाव पंथ के चक्रधर स्वामी से जुड़ा है। जहाँ जहाँ वो गए थे, उन जगहों का इसमें वर्णन है। ये उस जमाने के महाराष्ट्र को समझने में मदद करता है। और आधुनिक काल में? आधुनिक काल में महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण जी की पहल पर मराठी विश्वकोश में काम शुरू हुआ। तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने इसका नेतृत्व किया। ये मराठी भाषा को दुनिया के ज्ञान से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश थी। इतिहास विषय पर भी कोश बने हैं? हाँ, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत पर चरित्र कोश है। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव का प्राचीन भारतीय स्थल कोश भी महत्वपूर्ण है, जिसमें वेदों, पुराणों, जैन, बौद्ध साहित्य में आई जगहों की जानकारी है। एक समज्ञा कोश का भी जिक्र है। जी, समध्याना कोश। ये इतिहास के खास शब्दों जैसे उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण, इनका मतलब समझाते हैं। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम के हैं। तो परीक्षा के लिए विश्वकोश के प्रकार और कुछ खास भारतीय और मराठी कोश, जैसे भारतीय संस्कृति कोश, विश्वकोश, चरित्र कोश, इनके नाम जानना जरूरी है। हाँ, और स्थान पोथी जैसे खास उदाहरण भी ध्यान में रखने लायक है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये साफ है कि विरासत प्रबंधन सिर्फ चीजें जमा करना नहीं है। ये एक पूरा विज्ञान है, एक प्रक्रिया है। स्रोतों को पहचानना, उन्हें सहेजना और फिर म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्काइव, विश्वकोश के जरिए लोगों तक पहुंचाना। बिल्कुल, और ये सारा काम ज्ञान को बचाने और अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए है। इसमें सटीकता चाहिए, व्यवस्था चाहिए और खास हुनर चाहिए, चाहे पुरानी लिपि पढ़नी हो या केमिकल इस्तेमाल करने हो या फिर नई टेक्नोलॉजी। हाँ, ये इतिहास की पढ़ाई को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ता है और इसमें करियर के मौके भी हैं, जैसा स्रोत में इशारा है। जी हाँ। और एक बात और समझ आती है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट्स का ही काम नहीं है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है अपनी विरासत को समझने और सहेजने में। आपने बिल्कुल सही कहा, और यहीं पर एक सवाल श्रोताओं में लिए भी छोड़ा जा सकता है। जरूर। आज के डिजिटल युग में जहां इतनी सारी जानकारी है, हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है, शेयर कर रहा है, ऐसे में हम अपनी जो निजी विरासत है, परिवार की कहानियां, पुरानी तस्वीरें, अपने गांव मोहल्ले का इतिहास, उसे कैसे सहेजें, उसे कैसे इस तरह शेयर करें कि वो डिजिटल शोर में खो ना जाए। इस पर सोचना भी मेरे ख्याल से आज के जमाने का विरासत प्रबंधन ही है।